all of the participants, viewer and listeners for this webinars. As discussed, we are going to discuss with you how to participate in biomass pellet tenders and pre-planning tips for prospective bidders. यदि आप ऑलरेडी इस बिजनेस में एंटर कर चुके हैं, आपका ऑलरेडी यूनिट्स है, आप चाहे मैन्युफैक्चरर के नाते आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं, एज ए ट्रेडर के नाते आप प्लान कर रहे हैं, या आप इस बिजनेस में आने की सोच रहे हैं, तो ये वेबिनार्स आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करेगा। हमारा ऑब्जेक्ट इस वेबिनार के माध्यम से आपको कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग्स देना, जो कि बायोमास सेक्टर्स में जो पावर प्लांट्स द्वारा जो टेंडर इनवाइटेड किए जाते हैं, पावर प्लांट के अलावा भी बहुत सारे एक ऐसे एरिया हैं जहां पे आप इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएं। अपने सराउंडिंग्स में जो बायोमास सेक्टर्स की, जो कि एक हाईली डिमांडेबल बिजनेस आज के सिनेरियोज में बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट गवर्नमेंट का, सभी का थ्रस्ट सेक्टर है कि बायोमास से जो एनर्जीज के जो प्रोजेक्ट हैं वो जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, पावर प्लांट्स हैं, या जो अदर अलाइड एजेंसीज हैं, या जो कोयले का यूजेस करते हैं, वहाँ वो बायोमास पैलेट को एज ए सब्स्टिट्यूट्स यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे आसपास के एरिया में प्रिवेलिंग्स है। केआईपी 2008 से एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रही है। हमारा ऑब्जेक्ट्स जो है बायोमास सेक्टर्स में जितनी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, आप चाहें आपके पास सुटेबल लैंड हो, आपके पास एज ए बायोमास एग्रीगेटर के नाते भी अगर आप काम कर रहे हो, बहुत बड़ा अगर आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या बायोमास पैलेट के मशीनरी सप्लायर्स हैं, ऐसे बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। तो उसी में जो बायोमास टेंडर्स हमारे आसपास जो हम सुनने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल, तो वो कैसे हम पार्टिसिपेट करें, क्या क्या उनमें हम सावधानियां रखें, ऐसा एक ऑब्जेक्ट लेके हम आपके साथ यहाँ इम्पोर्टेंट कंटेंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो एस्पेक्ट्स है हमारे माइंड्स में ये आता है कि हु इनवाइट्स बायोमास पैलेट टेंडर्स। इंडस्ट्रीज के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी कंटेंट्स शेयर कर चुके हैं आपको कि क्या डिमांड प्रोस्पेक्टिव है, कहाँ कहाँ डिमांड है, कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, इस बिजनेस में कौन कौन से सब्सिडी लाभ आपको मिल सकते हैं, कैसे आप अपनी बिजनेस मॉडलिंग करें। ऐसे कंप्लीट एस्पेक्ट हम हमारे जो पहले के वेबिनार्स हैं उनमें भी शेयर कर चुके हैं, और हमारे वीडियोस कंटेंट के माध्यम से भी हम ऑलरेडी ये कंटेंट शेयर कर चुके हैं। हमारा आज का जो बेसिक और प्राइम ऑब्जेक्ट वो यही है कि हम टेंडर्स के बारे में अपना टेक्निकल नो हाउ और अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोमास पैलेट्स के टेंडर इनवाइट कौन करता है। तो यहाँ जो सबसे बड़ी आज की डेट में जो मार्केट एरियाज है बायोमास पैलेट्स का, वो पावर प्लांट्स में। जैसे आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स ने मैंडेट यूजेस कंपलसरी किया हुआ है पावर प्लांट्स पे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप ये देखिएगा जितने भी पावर प्लांट्स हैं, अभी तक 70 प्लस जो पावर प्लांट्स हैं उनमें को फायरिंग इनिशिएट हो चुकी हैं। ऑलमोस्ट 200 प्लस के जो है बायोमास जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो लिस्टेड है समर्थ जो पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एज पर द समर्थ पोर्टल जो लेटेस्ट डाटा है वो ये है कि 70 पावर प्लांट्स में को फायरिंग इनिशिएट हो चुका है। तो अभी भी 2/3 मार्केट अनटैप्ड है। तो जो पावर प्लांट्स में इनिशियली जो टेंडर्स इशूइंग का इनिशिएट किया वो एनटीपीसी ने किया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने किया। ये आसपास जितना भी एनसीआर एरिया है, या यूपी का है, या एमपी का है, या गुजरात का, राजस्थान का, काफी सारे बेल्ट में इनके टेंडर आ चुके हैं, और भी अभी आगे धीरे धीरे आ ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो हरियाणा में हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, अभी भी इनके टेंडर्स ओपन है। पंजाब में जो राजपुरा में नाभा पावर प्लांट्स हैं ये भी टेंडर इनवाइटेड करते हैं। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो कि वेस्ट बंगाल झारखंड का एरिया कवर करता है, यहाँ पे भी इनके पावर प्लांट्स में टेंडर इनवाइटेड हैं। या और भी जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनकी लिस्ट
आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आप भारत में कहीं पे भी किसी लोकेशंस पे भी आप रिजाइडिंग कर रहे हैं तो अपने आसपास के डिस्टेंस में देखिए कि वहाँ कोई थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे बायोमास पैलेट्स की डिमांड के टेंडर आ सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक जो है ग्रोइंग एरिया है। आप अपने आसपास ये देखिए कि जो पावर प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जनरली जो है आप 200 से 300 किलोमीटर की रेडियस तक आप सप्लाई आपकी जो फिजिबल हो जाती है। तो आप ये जरूर चेक कीजिएगा कि पावर प्लांट्स कौन कौन से लोकेटेड है। आपको रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए कि पावर प्लांट्स के जो टेंडर आते रहते हैं उस पर हमारी टीम काम करती रहती है। तो यदि आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए टेंडर्स के, तो आप हमारी बिजनेस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको टेंडर मिस ना हो, आपका कोई भी टेंडर, यदि आप एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को कंप्लाई विद करते हैं। इसके साथ साथ मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, ये भी अब बहुत मात्रा में बायोमास पैलेट के टेंडर इनवाइट कर रही है। अभी रिसेंटली केरला में, तमिलनाडु में ऐसे टेंडर फ्लोटिंग हुए हैं। तो जो बड़े बड़े मिल्क प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव ग्रुप्स हैं, जैसे कि अमूल है, मदर डेयरी है, वर्का है, या इस टाइप के, ये भी अब बायोमास पैलेट्स के लिए टेंडर इनवाइट करने लगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है, ये आप ध्यान से रखिएगा। यदि आपके आसपास कोई मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं या मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं बड़े स्केल की, वो भी ये टेंडर इनवाइट करते हैं। इसके साथ साथ कि बहुत सारे हमारे यूजर्स भी पूछते हैं कि सर हम पावर प्लांट के अलावा अगर हमें टेंडर ना मिला तो हम कहाँ सेल आउट करें। तो एक पूरी की पूरी जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जिसको हम प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरियाज भी बोलते हैं या प्राइवेट कैपेटिव कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज ग्रुप हैं, वो बायोमास को एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करने की जो शुरुआत है वो कर चुके हैं। अभी रिसेंटली हमारा जो कोटा में डीसीएम श्रीराम ग्रुप है, बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट ग्रुप है, वो श्रीराम सीमेंट जो प्रोड्यूस करते हैं, श्रीराम फर्टिलाइजर को भी उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, दे आर गोइंग टू लाइन अप देयर ओन यूनिट्स। इसके साथ साथ वो मार्केट से जो बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर हैं उनको एज ए वेंडर भी लिस्टेड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक प्राइवेट सेक्टर्स में जो बात करें, रिलायंस के भी अपने जो है पावर प्लांट्स हैं, अडानी के पावर प्लांट्स हैं, दे आर इनवाइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली। वो टेंडर इश्यू नहीं करते, वो डायरेक्टली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट करते हैं। जिंदल स्टेनलेस है रायपुर में, इन्होंने भी बायोमास ब्रिकेट्स और पैलेट्स की डायरेक्ट सप्लाई ली हुई है। इप्का लेबोरेटरीज है, बहुत बड़ा फार्मा सेक्टर का ग्रुप है, ये लाइन अप कर रहे हैं। आईटीसी, अभी रिसेंटली हमारा आईटीसी में जो तमिलनाडु और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एरिया है, वहां पे आईटीसी कम से कम 50 प्लस वेंडर को लिस्टिंग करने जा रही है कि जो बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर हैं उनसे वो प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत हैवी डिमांड्स टेक्सटाइल सेक्टर में भी बनती जा रही है। जैसे आसपास का जो हमारा पानीपत है या और भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, मिल्क प्रोसेसिंग मैंने आपको बताया, अभी पेपर इंडस्ट्रीज में भी ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं जो कोयले की जगह बायोमास पैलेट्स का कंजम्पशन एज ए सब्स्टिट्यूट इनिशिएट कर चुके हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया यदि आपके आसपास हैं तो आप उन पे भी अपना फोकस ध्यान में रखिएगा कि पावर प्लांट के अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं और प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरियाज भी हैं जो टेंडर इनवाइटेड करते हैं, या टेंडर नहीं करते हैं तो वो अपना प्राइवेट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको ईओआई हम बोलते हैं, वो इनवाइट करते हैं ताकि आप उनमें पार्टिसिपेट करके अपनी सप्लाई ऑर्डर्स को इंश्योर कर सकते हैं। एक अनदर जो इम्पोर्टेंट ग्रे एरिया है जो कि बायोमास सेक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो ग्रीन वेस्ट होता है, तो ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी अब टेंडर लाइनअप हो चुके हैं। रिसेंटली अभी गुड़गांव में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव है उसने ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट का टेंडर इनवाइटेड किया हुआ है। 28 जुलाई 2025 उसकी लास्ट डेट है। ऐसे बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज हैं या जो सेमी अर्बन एरियाज हैं या जो अर्बन सिटीज हैं, उनमें जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जो ग्रीन वेस्ट आता है उसकी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो कि उससे बायोमास ब्रिकेट या पैलेट्स बनाए जा सकते हैं ट्रस्ट बेस, तो ऐसे बहुत ग्रोइंग टेंडर्स आपके आसपास आने वाले हैं। रिसेंटली अभी जो है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव ने टेंडर प्लॉट किया हुआ है, 100 टन पर डे की डिमांड्स उनकी है।
तो ऐसे बहुत सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरियाज हैं जिनमें बहुत लार्ज क्वांटिटीज में ग्रीन वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो उनकी मैनेजमेंट के लिए भी बायोमास पैलेट के टेंडर या बायोमास ब्रिकेट्स के टेंडर फ्लोटिंग किए जा सकते हैं। तो ऐसा और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज, ये हमने जो है डायरेक्टली हमने जो इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं या पावर प्लांट्स उन पे फोकस किया है। रिटेल यूजेस भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अभी जैसे हरियाणा में, पंजाब में जो ब्रिक्स इंडस्ट्रीज हैं, उनमें मैंडेट हो चुका है कि उनको बायोमास पैलेट्स या ब्रिकेट्स का यूजेस करना है एज पर द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। तो आप देखिएगा कि जहां जहां पोल्यूशन ग्रे एरिया है, जहां पोल्यूशन ज्यादा है, तो वहां पे भी इस टाइप के प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो ऐसे और स्टेट में भी ये क्लोज आने वाले हैं अगले जो कमिंग्स ईयर्स में, कि वहाँ जो ब्रिक्स इंडस्ट्रीज हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा बायोमास पैलेट का यूटिलाइजेशन हो। तो बहुत ग्रेट डिमांड, हाईली डिमांड्स अलग अलग एरियाज में, क्योंकि ये एनर्जी सेक्टर्स है। और गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस ये है कि जितने भी नॉन फॉसिल फ्यूल्स अल्टरनेटिव्स की क्रिएट किए जा सके, एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, वो चाहे वो कंप्रेस बायोगैस है, बायोमास ब्रिकेट्स हैं, पैलेट्स हैं, एथेनॉल है, हाइड्रोजन्स हैं, ऐसा एक कंप्लीट फोकस मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज ने लाइन अप किया हुआ है। तो आप ऐसे एरियाज में अपना फोकस कर सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट के साथ साथ आप प्राइवेट इंडस्ट्रियल यूजर्स को भी फोकस कर सकते हैं, ताकि आपके मन में ये चिंता ना रहे कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन, हमारा माल कौन खरीदेगा। तो ऐसे बहुत सारा एरियाज यहाँ पे लाइन अप है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि बायोमास पैलेट्स के जो टेंडर्स है वो कहाँ कहाँ से फ्लोटिंग्स होते हैं। टेंडर अपडेट्स के लिए आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये टेंडर हमें मिलते कहाँ से, कि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि टेंडर कहाँ से आते हैं या टेंडर भरने की वेबसाइट कौन सी है। तो बड़ा बेसिक्स पार्ट है ये, कि एक तो जितने भी गवर्नमेंट्स के टेंडर आते हैं वो जैम पोर्टल्स पर आते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस को बोलते हैं, ये सेंट्रल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। और बायोमास पैलेट्स के जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या जो टेंडर्स इनवाइटेड करते हैं वो जैम पोर्टल्स पे करते हैं। तो यदि आपने अपने यूनिट का अभी तक जैम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वो जरूर करवाइएगा। आप जैसे ही जैम रजिस्ट्रेशन कराएंगे और बायोमास कैटेगरीज में अपने आप को एनरोल करेंगे, अपने लिस्टेड करेंगे, तो आपको बायोमास सेक्टर के जितने जो टेंडर आते हैं इनके अपडेट्स ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। तो बहुत अच्छा एक जैम पोर्टल्स का जो कॉन्सेप्ट है, आप जितने भी टेंडर्स आते हैं जनरली जैम पोर्टल्स पे आते हैं। इसके बाद जो ई प्रोक्योरमेंट्स पोर्टल होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के या सेंट्रल का भी ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स है। जैम से पहले ही सारे टेंडर्स ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स पे आया करते थे, अब ज्यादा फोकस जैम पे हो चुका है। लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे टेंडर हैं जो सेंट्रल ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर भी अवेलेबल हो सकते हैं, या जो स्टेट स्पेसिफिक जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स हैं उन पे भी आ सकते हैं। तो आप अपना जिस भी स्टेट में आप प्रिवेलिंग कर रहे हैं, तो स्टेट स्पेसिफिक ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर भी आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपका यूनिट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो जब भी ऐसे कोई टेंडर फ्लोटिंग होते हैं ई प्रोक्योरमेंट्स की वेबसाइट पे, तो आप वहां पर भी अपना टेंडर सबमिट कर सकते हैं। तो दूसरा सोर्स मैंने आपको बताया कि टेंडर कहाँ से आपको मिल सकते हैं। पहला मैंने बताया जैम पोर्टल्स, दूसरा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स, और तीसरा है प्लांट स्पेसिफिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स। जैसे बहुत सारे प्लांट्स क्या हैं, जैसे बड़े ग्रुप्स हैं, उनके अपने टेंडर पोर्टल्स होते हैं। आप उन पे जाके भी उनका सर्च कर सकते हैं। जैसे एनटीपीसी का अपना खुद का एक पोर्टल्स है। अभी जो नाभा पावर प्लांट्स ने जो टेंडर फ्लोटिंग किया हुआ है वो उनके खुद के पोर्टल्स पर है। अडानी का अपना खुद का है, जिंदल का अपना खुद का है। तो ऐसे जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर्स होते हैं पैलेट्स के, उनके बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं या बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, ये अपने भी पोर्टल्स डेवलप करते हैं ताकि आप उनके माध्यम से भी टेंडर भर पाए। लेकिन आप सभी को इन पोर्टल्स के बारे में चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि केआईपी की टीम अब आपके साथ काम कर रही है। हमारी टीम रेगुलरली जो जैम पोर्टल्स हैं, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स हैं या प्लांट स्पेसिफिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स हैं, उन पे नजर रखती है, ताकि जब भी कोई टेंडर्स आए हम आपको उनकी जानकारी क्विक दे पाए और सबसे पहले दे पाए। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबल बिडर्स कौन कौन होते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी आप पार्टिसिपेशन करते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि वेदर
योर यूनिट इज एलिजिबल एज ए बिडर्स और नॉट। तो बहुत एक बेसिक फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होता है। तो अभी जो कॉमन्स एरिया है, क्योंकि हमने बहुत सारे टेंडर्स जैसे हम पढ़ते रहते हैं, देखते भी हैं, भरते भी हैं, अपॉन द बेसिस ऑफ द कॉमन्स रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंडर्स वी आर शेयरिंग हियर द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ऑफ एज ए बिडर्स। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटीज आती है वो एज ए मैन्युफैक्चरर्स की आती है। यानी जब टेंडर फ्लोटिंग्स होता है, यू मस्ट बी वर्किंग एज ए मैन्युफैक्चरर। यानी आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए, ऑपरेशनल होना चाहिए, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंडर्स होनी चाहिए। यानी यदि आप बायोमास पैलेट के मैन्युफैक्चरर हैं एज ऑन द टेंडर फाइलिंग डेट, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो टेंडर्स आते हैं उनमें एक ऑप्शन और भी होता है कि आप एज ए ट्रेडर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि ये टेंडर स्पेसिफिक्स नॉर्म्स हैं। काफी सारे टेंडर ऐसे हैं जिनमें केवल मैन्युफैक्चरर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफी ऐसे टेंडर्स आते हैं जिनमें दोनों ही कर सकते हैं, एज ए मैन्युफैक्चरर के नाते भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एज ए ट्रेडर के नाते भी। यानी यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है लेकिन आप बायोमास पैलेट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप एज ए ट्रेडर के नाते भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये टेंडर स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं। आपको ये इम्प्लाई भी नहीं कर लेना है कि अगर आप ट्रेडर तो सभी टेंडर में आप पार्टिसिपेट कर लें। तीसरा आता है एज ए फ्यूचर पैलेट मैन्युफैक्चरर। लेकिन जो ये तीसरा ऑप्शन है, अब धीरे धीरे पावर प्लांट इसको हटाते जा रहे हैं। इसमें क्या ऑप्शन है कि आप टेंडर फाइलिंग कर सकते हैं यदि आप ना ही ट्रेडर है ना ही मैन्युफैक्चरर है, लेकिन आप एक कमिटमेंट करते हैं कि यदि आपको टेंडर अलॉटमेंट्स आता है तो आप टेंडर में दिया गया जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में अपना प्लांट सेटअप कर लेंगे। आप कमिटेड करते हैं प्रोजेक्ट्स टाइमलाइंस। तो इस जो कैटेगरीज को बोलते हैं एज ए फ्यूचर पैलेट मैन्युफैक्चरर। कि एज ए फ्यूचर पैलेट मैन्युफैक्चरर भी यदि आप नए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आ जाता है कि आपको टेंडर में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिल जाता है, और आपको एडवांस में अगर सप्लाई ऑर्डर मिल जाए तो आप आगे का सारा इन्वेस्टमेंट प्लान अकॉर्डिंगली लाइन अप कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक लुक्रेटिव ऑप्शन होता है एज ए फ्यूचर पैलेट मैन्युफैक्चरर। इसके साथ साथ जो चौथा बड़ा ऑप्शन आता है कि कई बार आप टेंडर स्पेसिफिक नॉर्म्स की एलिजिबिलिटी को कंप्लाई विद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे टेंडर में एज ए कंसोर्टियम ऑप्शंस भी आता है। एज ए कंसोर्टियम मीन्स कि आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं कि जिसमें मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो एक ग्रुप बना के जिसको हम कंसोर्टियम बोलते हैं, और वो जो कंसोर्टियम ग्रुप है वो टेंडर फाइलिंग कर सकता है। तो राइट नाउ ऐसे चार ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल्स होते हैं एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए ट्रेडर्स, एज ए फ्यूचर पैलेट मैन्युफैक्चरर और एज ए कंसोर्टियम। टेंडर स्पेसिफिक्स नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी एलिजिबिलिटीज को इंश्योर करके टेंडर फाइलिंग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले एस्पेक्ट्स पे कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है टेंडर में पार्टिसिपेशन करने की। क्योंकि कई बार आप बेसिक्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर पाए तो भी आप टेंडर मिस कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, बड़ी सिंपल बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहला आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई बेस में आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या एग्जम्पशंस आपको मिल सकती है। तो आप अपना जो एमएसएमई पोर्टल है जिसको हम उद्यम पोर्टल भी बोलते हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा। जैम रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा, क्योंकि टेंडर भरने से पहले यदि आपका जैम में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप टेंडर फाइलिंग ही नहीं कर पाते। जो टेंडर जैम पर आते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। और जैम में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अपना प्रोडक्ट कैटलॉग भी आपको अपलोड करना है, अपडेट करना है, तभी आप टेंडर फाइलिंग कर पाते हैं। इसके साथ साथ जो विदाउट जैम पोर्टल्स पे टेंडर आते हैं, तो जैम के अलावा जो टेंडर आते हैं ई प्रोक्योरमेंट साइट पे, वहाँ डिजिटल सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि जो अथोराइज सिग्नेचरीज होते हैं उनके डिजिटल सिग्नेचर हों जो टेंडर फाइलिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो अदर बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, चाहे आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है, कंपनीज हैं, एलएलपीज हैं, उनके जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन है, पैन टैन है, ये आप सारे रजिस्ट्रेशंस इंश्योर रखिएगा जब भी टेंडर भरने का आपको मौका मिले। यदि आपकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई विद हैं
तो आप आसानी से टेंडर में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो टेंडर स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आते हैं, कि हमने पहले डिस्कशन किया कि टेंडर में जो बिडर की कैटेगरीज है वो क्या क्या हो सकती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब टेंडर की स्पेसिफिक टेक्निकल और फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कई बार आते हैं। तो यहाँ हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि जब भी आप टेंडर की प्लानिंग करें तो कुछ एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया आते हैं, वो टेक्निकल भी हो सकते हैं, वो आपके फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। वो एज ए मैन्युफैक्चरर और एज ए ट्रेडर आपके ऊपर जो जो नॉर्म्स अप्लाई होंगे आपको वो फुलफिल करना होता है। तो पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है कि आजकल के जो टेंडर्स आ रहे हैं अभी, तो इनमें एक प्लांट की लोकेशन से संबंधित क्राइटेरियाज आ चुका है। बहुत सारे ऐसे टेंडर्स होते हैं जिनमें प्लांट लोकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, अभी जो जैसे हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेंडर फ्लोट किया हुआ है, उसमें कंडीशन है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाणा में ही लोकेटेड होना चाहिए, तभी आप टेंडर भर पाएंगे। तो ऐसे और भी जो टेंडर्स आते हैं उनमें स्टेट स्पेसिफिक कंडीशन भी डाल दी जाती है, या एनसीआर का एरिया भी डाला जा सकता है, या एक डिस्टेंस दे दिया जाता है कि विद इन 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर की रेडियस में आपका पावर प्लांट होना चाहिए। तो ये प्लांट की जो लोकेशन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टेंडर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। जो आज तो स्पेसिफिकली ये आने लगे हैं टेंडर, स्टेट स्पेसिफिक है या लोकेशन स्पेसिफिक्स हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्लांट की लोकेशंस टेंडर एलिजिबिलिटीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपका डिस्टेंस पावर प्लांट से कितना है, आपका स्टेट कौन सा है, इवन दो आप जहां जहां से जो रॉ मटेरियल प्रिक्योर करते हैं उसका भी क्राइटेरिया अब आने लगा है। तो कई स्टेट स्पेसिफिक टेंडर्स होते हैं, उसमें कंडीशन डाल दी जाती है कि आपको प्रिक्योरमेंट स्टेट से ही करना है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये टेंडर्स के लिए एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है। पहला प्लांट लोकेशन मैंने आपको बताया। दूसरा जैसे बिडर का स्टेटस, जो मैंने पहले भी आपको शेयर किया, आपको ये अपना स्टेटस क्लैरिफाई करना है कि आप मैन्युफैक्चरर के नाते हैं या ट्रेडर के नाते हैं, फ्यूचर पैलेट मैनेजर या कंसोर्टियम के नाते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि अभी आपका प्लांट ऑन गोइंग स्टेज पे है, यानी सेटअप होने के प्रोसेस में है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टेंडर फाइलिंग की डेट है उस डेट के ऊपर आपका मैन्युफैक्चरर स्टेटस होना चाहिए। आपको अपने सीए से सर्टिफाइड करवाना होता है कि आपके प्लांट की कैपेसिटी ये है जो कि ऑपरेशनल है। ये ध्यान रखना चाहिए आपको, नहीं तो फिर आपका टेंडर रिजेक्ट हो सकता है। अगला जो क्राइटेरिया आता है, क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया हम दोनों एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं, फाइनेंशियल भी और टेक्निकल भी। एक क्राइटेरिया आता है एनुअल टर्नओवर का, यानी जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं उनको ये ध्यान रखना होता है कि उनकी जो एनुअल टर्नओवर है, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट से सर्टिफाइड्स होती हैं, जीएसटी रिटर्न से सर्टिफाइड्स होती हैं, तो जब भी वो टेंडर बने तो ये जरूर चेक कीजिएगा कि आपका मिनिमम टर्नओवर कितना है या टेंडर में क्या रिक्वायरमेंट्स है। क्योंकि जो टर्नओवर क्राइटेरिया है कई बार आपके जो पास्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, कि आपने पिछले जो 3 इयर्स में, 2 इयर्स में या 1 इयर्स में कितना बायोमास ब्रिकेट्स का पैलेट का सप्लाई किया है, किनको किया है, आपके पास ऐसे जो परचेज ऑर्डर होंगे जो आपकी परफॉर्मेंस को इंश्योर करते हैं। तो टर्नओवर बेस पे भी क्राइटेरियाज लाइन अप होते हैं, तो आप अपने टर्नओवर को अच्छे से मैनेज कीजिएगा। ऑडिटेड जो आपकी बैलेंस शीट्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है, तो टर्नओवर क्राइटेरिया यदि टेंडर में डिफाइन है उसके अकॉर्डिंगली आप देखिएगा। जनरली टर्नओवर्स जो होते हैं फॉर द ईयर एंडिंग्स पे कनेक्टेड होती है, जैसे 31 मार्च 2025 2024, यानी फाइनेंशियल ईयर का जो, या पीछे के जो एवरेज एनुअल टर्नओवर भी काउंट करते हैं कि पिछले 3 सालों की एवरेज एनुअल टर्नओवर इतनी हो। तो इस टाइप से भी वो लाइन अप करते हैं। इसके साथ साथ वो पास्ट परफॉर्मेंस भी। अब कई टेंडर ऐसे आते हैं जिसमें आपके जो, आपने कोई सक्सेसफुली वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हुआ हो, कंप्लीट किया हुआ हो ए सर्टेन क्वांटिटीज का, तो उसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक होती है कि भाई पीछे अगर आपने किसी दूसरे प्लांट को, किसी सरकारी एजेंसी को, गैर सरकारी एजेंसी से आपने कितनी क्वांटिटी का वर्क ऑर्डर लिया हुआ हो, और आपका वो वर्क ऑर्डर्स सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया हुआ हो, ऐसे पास्ट परफॉर्मेंस ट्रैक भी आपका मेजर किया जाएगा।
तो ऑलरेडी, क्योंकि आजकल जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस को जरूर देखते हैं, क्योंकि दे आर गोइंग टू गिव ए बिग सप्लाई ऑर्डर्स। तो यदि आप उस सप्लाई ऑर्डर को परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो प्लांट के लिए बहुत बड़ा जो है चैलेंज फ्यूचर में आ सकता है। तो दैट्स वाई दे आर सीकिंग एटलीस्ट 1 ईयर, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जनरली वो 1 साल के सप्लाई ऑर्डर रिलीज करने लगे। पहले ये ज्यादा हो जाता था, 2 साल 3 साल 4 साल का होता था, लेकिन अभी ये 1 साल का मिनिमम सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रख रहे हैं, ताकि आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, टाइमली डिलीवर करते हैं, तो इनके जो टेंडर्स में एक्सटेंडेबल क्लोज भी आते हैं कि आपको फिर से सप्लाई ऑर्डर दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक अनदर इम्पोर्टेंट जो नॉर्म्स है वो है नेटवर्थ नॉर्म्स। ये भी बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है। जब भी आप टेंडर सबमिट करते हैं, आपकी जो फर्म है, कंपनी है, या आप एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जो भी एप्लीकेंट फर्म्स हैं, उसका नेटवर्थ अच्छे से मैनेज कीजिएगा। क्योंकि नेटवर्थ एक आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो करता है कि आपके पास कितने तक का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, आपका टर्नओवर बेस क्या है, प्रॉफिटेबिलिटीज क्या है, कितना लिक्विड फंड आपके पास है। ऐसे कंप्लीट एस्पेक्ट आपके नेटवर्थ से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, उसमें एप्लीकेंट की नेटवर्थ को अच्छे से चेक किया जाता है। अब मैं यहाँ आपको रिट्रेट करना चाहूंगा कि कई बार हम अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट्स को, हमारी टर्नओवर्स को, जीएसटी रिटर्न्स को बड़े हल्के में ले लेते हैं, उनका फोकस नहीं रखते यार। जो टैक्स के ट्रेडिशनल प्लानिंग माइंडसेट से उनको कहीं शॉर्टफॉल कर देते हैं या कुछ और दिखा देते हैं। मैं यहाँ रिपीट करना चाहूंगा, यदि आप बायोमास सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, अपने नेटवर्थ को, अपने कैपिटल अकाउंट्स को, अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटीज को, अपने टर्नओवर्स को, अपने जीएसटी रिटर्न्स को रेगुलर कंप्लाई विद रखिएगा, ताकि ये जो आपकी मेहनत है टेंडर फाइलिंग के समय आपको रिफ्लेक्ट हो। क्योंकि आगे आने वाले समय में फाइनेंशियल्स, नेटवर्थ एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, आपके कंप्लायंस नॉर्म, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस, आपके टर्नओवर्स आर गोइंग टू प्ले ए बिग रोल फॉर अवेलिंग ए टेंडर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो अपनी एलिजिबिलिटीज को सही ट्रैक कीजिएगा। अपने जो टैक्स कंसल्टेंट हैं या जो भी आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, उनके साथ मिलके अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको अच्छे से मैनेज कीजिएगा, ताकि आपकी टेंडर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बायोमास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस वजह से मिस ना हो जाए कि आप नेटवर्थ नॉर्म्स को कंप्लाई विद नहीं कर पा रहे। तो ध्यान से दीजिएगा, इन सभी की जो टेंडर एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं ये हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अब अगला जो एस्पेक्ट होता है कि जब भी अगर हम एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को कंप्लाई विद कर जाते हैं, बिडर्स के नॉर्म्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर हम कंप्लाई विद कर जाते हैं, तो टेंडर में आपको स्कोप ऑफ वर्क क्या दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। कि टेंडर में जो जनरली जो स्कोप, यानी स्कोप का मीनिंग यहाँ ये है कि आपकी ड्यूटीज क्या रहेंगी जिस पावर प्लांट्स को या जिस भी को आप सप्लाई दे रहे हैं। तो यहाँ आपका जो स्कोप आता है, जितने भी टेंडर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली जो जनरल स्कोप ऑफ वर्क फ्रेम होते हैं कि आपको बायोमास पैलेट की सप्लाई इंश्योर करनी होती है प्लांट की साइट तक की। आपको लोडिंग्स, ट्रांसपोर्टेशंस, अनलोडिंग्स और फाइनल डिलीवरी कंफर्मेशंस, ये आपने ध्यान रखना है। यानी आपके प्लांट से, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग साइट से लेके प्लांट तक आपको जो आपका बायोमास पैलेट है उसकी प्रॉपर सप्लाई इंश्योर करनी है। आपको उसकी लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशंस, इंश्योरेंस, वहां तक की फाइनल डिलीवरीज, ये फोकस रखना है। आपको माल की अच्छी कवरेज की, ताकि वो बारिश की वजह से भीग ना जाए। ये काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद आपका जो जीसीबी एस्पेक्ट्स होता है वो चेकआउट होता है, तभी वो आगे की प्रोसेस लाइन अप करते हैं। तो स्कोप ऑफ वर्क को आपने ध्यान से रखना है, ताकि जब भी टेंडर आप पार्टिसिपेट करें तो आपको ये ध्यान रहे, अकॉर्डिंगली आप अपना बिड कर पाए। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जनरली, जैसे मैंने बताया अभी आपको, कि जो सप्लाई एग्रीमेंट जनरली जो टेंडर्स आ रहे हैं वो टिपिकली वैलिड फॉर ए मिनिमम 1 ईयर्स हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द प्राइस बिड। लेकिन काफी सारे जो अभी टेंडर्स आ रहे हैं उसमें एक्सटेंशन क्लोज भी हैं। यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए भी एक्सटेंशन आ सकता है, 2 ईयर के लिए भी टेंडर्स जो है इनवाइट किए जा रहे हैं। तो जनरली 1 और 2 ईयर का आप जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मान के चलिएगा।
तो टेंडर में जनरली ये क्लोज आते हैं। पहले के जो टेंडर्स आते थे उसमें 4 साल, 5 साल, इवन दो 7 ईयर तक के भी टेंडर आए हुए हैं, लेकिन अब ऐसा ट्रेंड नहीं है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि जो बायोमास पैलेट्स आप बना रहे हैं, वेदर सच पैलेट इज टेक्निकली क्वालिफाइड और नॉट। तो जब भी आप, अगर एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर, तो यू आर वेल अवेयर विद रिस्पेक्ट टू दिस एस्पेक्ट्स। यदि आप नए हैं तो आपके लिए थोड़ा फोकस करना होगा। आप अभी अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको फोकस करना होगा कि आपकी जो बायोमास पैलेट्स हैं वो टेक्निकली क्वालिफाइड होनी चाहिए। अब जो टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशंस आती हैं, उसमें पहला एस्पेक्ट से आता है कि मिनिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी प्लांट की कितनी हो। तो जनरली अभी जो टेंडर्स आ रहे हैं उनमें मिनिमम जो क्वांटिटीज आस्पेक्ट की जाती है वो 20 टन पर डे, यानी 20 टन पर डे, या इससे ज़्यादा की भी डिमांड की जाती है। लेकिन जो मिनिमम लेयर्स है वो 20 टन पर डे की है। और एक दिन का जो ऑपरेशनल वर्किंग आवर्स है, दे आर काउंटिंग एज ए 10 आवर्स, यानी एक दिन में 10 घंटे प्लांट ऑन एन एवरेज चलेगा। और यदि आपका 2 TPH का प्लांट है, 2 टन पर आवर का प्रोडक्शन है, तो पूरे दिन की आपकी जो मिनिमम प्रोडक्शन कैपेसिटीज होती है वो 20 टन पर डे काउंट की जाएगी। कई प्लांट्स में या कई टेंडर स्पेसिफिकेशंस में पर डे ऑपरेशनल आवर जो है 10 से बढ़ा के 16 भी कर दिए गए हैं। और जो मिनिमम क्वांटिटीज ऑफर की जाती है वो 20 से बढ़ा के 40 टन, 50 टन, इवन दो 100 टन तक की भी लेयर फ्रेम की जा रही है। तो आप अपने प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटीज को ध्यान से सेटअप कीजिएगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे से डिस्कशन करने के दौरान ये पूछते हैं कि सर हम कितने कैपेसिटी का प्लांट सेटअप करें। तो हम यहाँ ये रिकमेंड करते हैं, यदि आपके पास अच्छी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटीज को लाइन अप कीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में जो टेंडर अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपकी मिस ना हो, केवल लो प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा है कि जो आप पैलेट्स बनाएंगे उसका जो बेस मटेरियल है वो एग्रो रेजिड्यूज होना चाहिए, क्रॉप रेजिड्यूज होना चाहिए, न कि वुडन बेस पैलेट्स हो। क्योंकि जनरली वुड बेस जो पैलेट्स होती हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। एग्रो रेजिड्यू बेस या क्रॉप रेजिड्यू बेस या फॉरेस्ट रेजिड्यू बेस या ग्रीन वेस्ट बेस्ड रेजिड्यूज ही एक्सेप्टेबल्स होते हैं। इवन तो बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ बेस मटेरियल को डिफाइन ही कर दिया जाता है कि आपको पैडी ही यूज करना है, उसका भी एक्सटेंड ये कवर कर देते हैं कि भाई आपको इतने तक का पैडी यूज करना है। काफी सारे ऐसे टेंडर्स आते हैं जिसमें मिनिमम पैडी रेजिड्यूज का क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि 50% तो आपको जो राइस पैडी है उसका यूज करना है। तो जब भी आप टेंडर भरें तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखिएगा कि जो बायोमास पैलेट्स आप बना रहे हैं उसमें मिनिमम कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज की जा रही हैं अब टेंडर में कि जो पैडी का प्रिक्योरमेंट है वो 50% या 100%, जिस भी आप स्टेट में काम कर रहे हैं उसी स्टेट से प्रिक्योर्ड हो। क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस ये भी है कि बायोमास रेजिड्यूज को जलाया ना जाए, पोल्यूशन ना क्रिएट हो। तो ऐसी कंडीशंस भी आ सकती हैं जो बेस मटेरियल से रिलेटेड है। बेस मटेरियल क्या होना चाहिए, उसका सोर्स क्या होना चाहिए, और आपके प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के पार्ट में डालते हैं। इवन दो वो जो है आपकी पैलेट का साइज क्या होगा, डायामीटर्स क्या होगा, उसके भी जो है नॉर्म्स डिफाइन करते हैं टेंडर में, जनरली नॉट मोर देन 25 mm। फाइंस लेवल्स भी कि कितना एक्चुअल रिसीविंग बेस पे आपकी जो है माल में खराबी नहीं होनी चाहिए, जनरली ये 5% से कम होना चाहिए, तभी आपका जो है टेंडर एक्सेप्ट किया जाता है। इसके साथ साथ मॉइस्चर कंटेंट कितना हो, जनरली नॉट मोर देन 14%, 14% से ज़्यादा का मॉइस्चर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पैलेट्स में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ये टेक के रखना है। यहाँ आप जो भी बेस मेटल यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका जो पैलेट्स होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट्स आता है। आप अगर ज़्यादा ग्रीन वेस्ट को यूज करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आपको ड्रायर प्रोसेस लाइन अप करने होते हैं ताकि मॉइस्चर ज़्यादा ना रहे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट आता है जीसीबी का, यानी ग्रोस कैलोरिफिक वैल्यूज आपके पैलेट्स की क्या है।
ये एक्चुअल रिसीविंग बेसिस पे वहां लाइनअप की जाती है, जिसको ARB भी बोलते हैं। जनरली जितने भी टेंडर्स आ रहे हैं उनमें एक रेंज दी जाती है कि 2800 से लेके 4000 तक की रेंज में जो नॉन टोरिफाइड्स एग्रीकल्चर रेजिड्यू बेस्ड बायोमास पैलेट्स होते हैं, उनकी रेंज डिफाइन कर दी जाती है। जनरली जो जब आप टेंडर सबमिट करते हैं तो टेंडर में जो बिड रेट होता है वो एक स्टैंडर्ड जीसीबी यानी 3400 का जो जीसीबी है पर केजी का, वो लाइन अप कर दिया जाता है। उसी के ऊपर जो बेस प्राइसिंग लाइनअप होती हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो आप कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो आपकी पैलेट्स का जीसीबी क्या आ रहा है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड भी टेस्टिंग लैब हैं, और जितने पावर प्लांट्स हैं इनके अंदर भी टेस्टिंग लैब्स होती हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट का जीसीबी इंश्योर कीजिएगा। जीसीबी के बेसिस पर ही आपको आगे पेमेंट्स रिलीज होती है। कई टेंडर्स में अभी रिस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं कि प्रोहिबिटेड मटेरियल्स क्या होंगे, कि यानी ऐसे कंपोनेंट जिनको आपको बायोमास पैलेट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं करना है। अगर आप वो यूज करते हैं तो आपका टेंडर रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे प्रेस मड है, पोल्ट्री वेस्ट है, काउ डंग्स हैं या अदर एनिमल डंग्स हैं, या वुड ऑप्टेन डायरेक्टली फ्रॉम ट्री कटिंग्स हैं। ऐसी कंडीशनें एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो भी आप बायोमास पैलेट्स सप्लाई करते हैं तो उसमें जो मटेरियल आप यूज करते हैं उनके कंपोनेंट्स, उनका प्रोपोर्शनेट रेशियो सारा डिक्लेयर करना होता है। ये आपने ध्यान रखना है। ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स मैंने आपको बायोमास पैलेट से रिलेटेड शेयर किए। अब हम जो प्राइस मैकेनिज्म्स होता है, कि जब हम टेंडर भरते हैं तो प्राइसिंग बिड, एक होता है टेक्निकल बिड, एक प्राइस बिड होता है जो आपको प्राइस बिड करनी होती है। तो जनरली जो स्टैंडर्ड प्राइस बिड मार्क क्या है, बेंच मार्क क्या है, जो टेंडर इनवाइटेड किए जाते हैं, तो आपको टेंडर भरते समय क्या रेट कोट करना होता है, उसके कुछ स्टैंडर्ड यहाँ डिफाइन है। बाकी ये जो प्लांट टू प्लांट या टेंडर टू टेंडर में भी वेरिएट, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी तो जनरली जो प्राइस बेंच मार्क है, जो बेस प्राइस है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एनटीपीसी का ही हम एक एग्जांपल लें, तो एनटीपीसी जैसे प्राइस बेस मार्क है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा लाइनअप किया जाता है, 2 रुपया 32 पैसा पर मीट्रिक टन और पर 1000 जीसीबी का जो क्लैरिक वैल्यूज आती है। तो इसके ये बेस प्राइस डिफाइन कर दिए। अब कई बार जो होता है टेंडर में ऐसा आता है कि बेस प्राइस से नीचे नहीं जा सकते, आप ऊपर ही कोट करेंगे। कई टेंडर्स में बेस प्राइस को एक मैक्सिमम कैप बना दिया जाता है कि भाई 2 रुपये 32 पैसे से ज्यादा आपको कोट नहीं करना है। यानी ये 2 रुपये 32 पैसा पर एमटी है। इसको अगर हम ये 1000 जीसीबी का अगर 3400 जीसीबी तक लेके जाएंगे इसको, तो अप्रोक्सीमेटली ये 7888 रुपया पर टन का रेट आपका डिफाइन हो जाता है बेस प्राइस। तो जब भी आप टेंडर भरें, आप ये चीज को जरूर चेकआउट कीजिएगा कि बेस प्राइस बेंचमार्क टेंडर में क्या दिया हुआ है। इवन दो कई टेंडर्स में रिवर्स बिडिंग के भी ऑप्शंस आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेस जो प्राइस है वो क्राइटेरिया क्या है। अगर उसकी मैक्सिमम सीलिंग है तो आपको उससे नीचे कोट करना होता है, और अगर वो मिनिमम सीलिंग है तो आपको उससे ऊपर कोट करना होता है, या जो बेस प्राइस को ही आप कोट कर सकते हैं। बेस प्राइस के साथ साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करनी होती है। उसके ऊपर जो जीएसटी 5% का लगता है वो ऐड होता है। वो ऑटोमेटिकली इनके जो प्राइस बिड होती है उसमें डिफाइन होता है। So whenever you are going to participate any biomass tenders, need to ensure whether there is applicability of the base price benchmark criteria, ताकि आप इसको मिस ना करें, क्योंकि आप बिडिंग में तभी जीत पाते हैं जब आपका रेट रीजनेबल हो और सही हो। तो जैसे मैंने आपको बताया 2 रुपये 32 पैसा है, ये स्टैंडर्ड प्राइस होगा 3400 जीसीबी का। अब जो अगर आपका जीसीबी प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है तो प्राइस आपका प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगा। अगर जीसीबी घटता है तो प्रोपोर्शनेटली घट जाएगा। ऐसे प्राइस बैंड जीसीबी की एडजस्टमेंट के साथ लाइनअप किए जाते हैं, और जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एक्स्ट्रा रहता है। तो जीसीबी कंपोनेंट का आपकी प्राइसिंग पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको आगे क्या प्राइस मिलने वाला है, ये एक इम्पोर्टेंट बेस प्राइस बेंचमार्क क्राइटेरिया जो है, टेंडर जब भी आप भरें अपने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस जरूर कीजिएगा। टेंडर फाइलिंग्स डॉक्यूमेंटेशंस पे आप केआईपी की असिस्टेंस ले सकते हैं। तो जितने भी टेंडर्स आते हैं उनमें हमारी जो टेक्निकल टीम्स होती है वो आपको इन सभी पैरामीटर के बारे में गाइडेंस देती है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो जीसीबी की जो वेरिएशंस है,
इससे प्रोपोर्शनेटली आपका जो रेट है वो कम हो सकता है। अब कुछ जीसीबी के जो नॉर्म्स है, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आई एम शेयरिंग जस्ट द स्टैंडर्ड नॉर्म्स। तो जैसे कि 2000 से कम का अगर आपका जीसीबी आता है तो जनरली वो असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। 2000 से 2400 कैलोरिक वैल्यू तक का अगर आपका जीसीबी आता है तो जो आपकी एग्रीड प्राइस होती है उसका केवल 50% मिलता है। 2400 से लेके अगर 2800 की रेंज में आपका जीसीबी आता है तो जो आपका एग्रीड प्राइस है उसका आपको 75% मिलेगा। और 2800 से लेके 4000 की रेंज में है तो जो बेस प्राइस आपका फिक्स हुआ 3400 के हिसाब से, उस पर प्रोपोर्शनेट प्राइस एडजस्टमेंट की जाती है। 3400 पे आपका पूरा प्राइस है, 3400 से नीचे जाएंगे तो प्राइसिंग रिड्यूस होती जाएगी प्रोपोर्शनेटली, 3400 से ऊपर जाएंगे तो 4000 तक का मैक्सिमम बैंड ये रखते हैं, उसमें प्रोपोर्शनेटली आपको इंक्रीमेंट मिलता है। तो ये जो प्राइस बेंचमार्किंग मैकेनिज्म है ये थोड़ा सा टफ है। आपको जब भी टेंडर आप भरें ये आपको ध्यान रखना है ताकि आपको टेंडर्स विनिंग अपॉर्चुनिटीज आपकी मिस ना हो। तो नाउ वी हैव अंडरस्टैंडिंग द प्राइस मैकेनिज्म द बायोमास टेंडर्स। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जितने भी लिसनर हैं व्यूवर्स हैं, इस पार्ट को आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा कि बीइंग ए एमएसएमईज आपको क्या क्या एग्जम्पशंस हैं। एमएसएमईज के बारे में जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो जब भी आप टेंडर भर रहे हैं तो आप जरूर चेक कीजिएगा कि आपका यूनिट एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। इवन दो आपकी जो आइटम है बायोमास की वो रीजनेबली कोडेड हो, एचएसएन कोड उसके सही हो, आइटम डिफाइंस हो, अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आपको जो बेनिफिट मिलता है, सबसे पहले जनरली जो ईएमडी मनी होती है टेंडर्स में, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स जो कराया जाता है, उसमें आपको एग्जम्पशंस मिल जाती है। जितने भी एमएसएमई बिडर्स हैं जिनके वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशंस हैं आर जनरली एग्जम्प्टेड फ्रॉम सबमिटिंग ईएमडी अंडर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012। जितने भी टेंडर्स हैं आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, लेकिन ये टेंडर स्पेसिफिक है। आपको जब भी टेंडर आप हो उसमें आप चेक कर लीजिएगा, कई टेंडर ऐसे भी आते हैं जिनमें ईएमडी एग्जम्पशंस का क्लोज नहीं होता है, चाहे आप एमएसएमई बिल्डर्स हो या ना हो। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है, जनरली जो क्लोज आते हैं एमएसएमई के लिए ईएमडी का एग्जम्पशंस होता है। जो टेंडर फीस होती हैं वो भी एग्जम्प्टेड होती हैं एमएसएमई के लिए। इसके साथ साथ प्राइस प्रेफरेंस मिलता है एमएसएमई बिल्डर को। जब भी टेंडर अलॉटमेंट होता है तो L1 प्राइस आती है, यानी लोवेस्ट प्राइस डिफाइन हो जाती है। तो जो लोवेस्ट प्राइस है उसमें 15% का वेरिएशन, L1 का 15% तक का प्राइसिंग एडजस्टमेंट, यानी L1 प्राइस अगर 100 है तो उसका 15% यानी 15, यानी 115 रुपए तक की रेंज में एमएसएमई बिडर से परचेज प्रेफरेंस दी जा सकती है एज पर द पॉलिसी। तो इट इज नॉट ए सिंपल रजिस्ट्रेशन। जब भी आप अपनी यूनिट को इनिशिएट करें आप एमएसएमईज में जरूर रजिस्टर्ड कराएं अपनी यूनिट्स को। इसके साथ साथ आप क्वालिटी सर्टिफिकेशंस भी लीजिए, जैसे आईएसओज हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशंस होते हैं, या ऐसे भी हैं जैसे डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स डिपार्टमेंट है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन एनएसआईसी में भी अपना एनरोलमेंट कराइएगा, क्योंकि ये ऐसी बॉडीज हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी यूनिट्स को जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की प्रोक्योरमेंट्स आती हैं उनमें हाईली प्रेफरेंस दी जाती है एज ए एमएसएमई बिडर्स। रिसेंटली भी जो है हरियाणा में या जो पंजाब में टेंडर्स आए हुए हैं एमएसएमई बिडर्स के लिए प्रेफरेंसेस हैं। तो आप बीइंग ए एमएसएमई यूनिट्स अपने इन रजिस्ट्रेशन को इंश्योर करके ये लाभ ले सकते हैं। इवन दो जो टर्नओवर क्राइटेरियाज हैं या जो एक्सपीरियंस नॉर्म्स हैं उसमें भी नए एमएसएमई यूनिट्स को एग्जम्पशंस दी जाती हैं। जैसे कि जो टर्नओवर्स वो एनुअल टर्नओवर मांग रहे हैं या आपका प्रायर एक्सपीरियंस मांगते हैं, वो जनरली एमएसएमईज के लिए या स्टार्टअप्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए, सबके लिए एग्जम्प्टेड्स के क्लोज इसमें या रिलैक्सेशन के क्लोज भी है। तो बहुत अच्छा बेनिफिट, आपको ईएमडी नहीं देना, आपको टेंडर फीस नहीं देना, आपको प्राइस प्रेफरेंस भी है, आपको टर्नओवर में और
पास्ट परफॉर्मेंस में भी रिलैक्सेशन है। इसके साथ साथ प्रायोरिटीज इन प्रोक्योरमेंट भी लाइनअप है। अंडर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, जनरली जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें जो प्रोक्योरमेंट्स होगी, टोटल प्रोक्योरमेंट का 25% तक एमएसएमईज के लिए रिजर्व्ड है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसमें एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स को और वुमेन एंटरप्रेन्योर को भी स्पेसिफिकली रिजर्वेशंस हैं। तो जब भी आप प्लानिंग करें टेंडर्स में पार्टिसिपेशन के लिए, तो बीइंग एमएसएम यूनिट्स आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, ये जरूर डिस्कस कीजिएगा, ताकि आपको एज ए एमएसएमई प्रेफरेंस आपको मिल पाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं टेंडर फाइलिंग्स के लिए, जो मैंने आपको बीइंग एमएसएमई रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं वो हमने आपको शेयर किया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, हमारा जो टॉपिक्स है आज का कंटेंट्स है वो बड़ा डिटेल्ड ओरिएंटेड है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, आप आई थिंक्स थके ना, उबे ना, क्योंकि बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं और आप इस सेक्टर्स में यदि प्लानिंग करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। अब तक जितना मैंने कंटेंट्स आपको शेयर किया, ये आप यदि टेंडर में पार्टिसिपेशन करने के लिए बारे में सोच रहे हैं, आप एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो एस्पेक्ट्स मैंने शेयर किए हैं। लेकिन कई बार हमारे साथ काफी ऐसे लोग भी जुड़े हुए होंगे जो इस बिजनेस के लिए नए हैं। तो यदि आप इस सेक्टर में नए हैं तो मैं आपको यहाँ प्री प्लानिंग टिप्स दे रहा हूँ जो आपको टेक केयर रखने हैं टेंडर पार्टिसिपेशन से पहले। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला, जितने भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो एमएसएमई है, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो जैम रजिस्ट्रेशन है, जीएसटीज हैं, स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन हैं, फर्म है, कंपनीज हैं, एलएलपीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, वट एवर द रजिस्ट्रेशन यू नीड टू रिक्वायर्ड, आइदर एनी स्टेचुटरी अप्रूवल्स, चाहे वो पॉल्यूशन का है, डीटीपी का है, फायर का है, पीडब्ल्यूडी का है, जो भी चीजें लाइसेंसिंग स्टेचुटरी अप्रूवल्स आपके ऊपर अप्लीकेबल्स हैं उनको आपने लेना है, मिस नहीं करना है। लैंड आपकी खुद की भी हो सकती है या आप लीज पे भी ले सकते हैं। अगर आप लीज पे ले तो कम से कम मैं रिकमेंडेड करूंगा कि 15 साल प्लस का आप लीज रखें, ताकि आपको कोई सरकारी सब्सिडी बेनिफिट का लॉस भी ना हो, आपका लोन भी इजीली आपको मिल जाए। इस बिजनेस पे सब्सिडी बेनिफिट्स बहुत डिटेल्स में मैंने जो है शेयर किया हुआ है हमारे वीडियोस के कंटेंट्स में, आप वो देख सकते हैं। हमने ई बुक भी डिजाइन की हुई है, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत अच्छे सब्सिडी जो कंपोनेंट्स हैं इस बिजनेस पे लाइनअप्स हैं। तो लैंड जो है, आपकी जो साइट की जो लैंड आइडेंटिफिकेशन वो बहुत अच्छी हो, खुद की हो, बहुत ही बेटर ऑप्शन है। या अगर आप लीज पे लेते हैं तो रजिस्टर्ड लीज डीड के साथ उसको लाइनअप कीजिएगा, और उस लैंड का जो स्टेट स्पेसिफिक नॉर्म्स अप्लीकेबल है, यदि कन्वर्जन अप्लीकेबल है तो आप कन्वर्जन कराइएगा। लेकिन कई स्टेट में बायोमास जो बिजनेस को प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एग्जम्प्टेड भी दे सकती है, एग्जम्पशंस भी देती हैं। तो जो वट एवर द स्टेचुरी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फॉर योर बिजनेस, आपको वो लेना है। ये यहाँ गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो आप आगे फ्यूचर में कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। मशीनरी प्लानिंग्स, आप सोच रहे हैं कि कितने टन का प्लांट सेटअप किया जाए, 2 से 5 टन का मिनिमम आप प्लान करके चलिएगा, तभी आप लार्ज स्केल की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगे। अभी जो इंडस्ट्री है स्केल बेस्ड एक स्टेज पे काम कर रही है, अभी स्केल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कुछ समय बाद क्वालिटी कंपोनेंट पे भी फोकस आ जाएगा, लेकिन राइट नाउ एग्रीकल्चर रेजिड्यूज की प्रोक्योरमेंट का एक स्केल बहुत बड़ा अवेलेबल है। तो जब भी आप मशीनरी की प्लानिंग करें, आपने अपना जो कैपेक्स है, जो कॉस्टिंग है, जो लैंड है, प्रोडक्शन कैपेसिटीज हैं, 2 से 5 TPS का प्लांट आपने सेटअप करना है। अकॉर्डिंगली आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिएगा। रॉ मटेरियल की सोर्सिंग जो स्ट्रेटजी है, इसको आपने मिक्स नहीं करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की जो स्ट्रेटजीज है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। मैंने अभी पीछे बताया आपको कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल की रिस्ट्रिक्शंस और क्लोज आ गए हैं टेंडर्स में। तो जब भी आप प्लांट सेटअप करें तो आप ये जरूर देखिएगा कि रॉ मटेरियल्स की सोर्सिंग आप कैसे करेंगे, आप एग्रीकल्चर रेजिड्यूज के टाई अप कैसे करेंगे, कैसे स्टॉकिस्ट एग्रीगेटर से लाइन अप करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल सीजनल है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और आपको बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टोरेज करना पड़ सकता है, या अपने स्टॉकिस्ट मैनेज करने पड़ सकते हैं, या एग्रीगेटर लाइनअप करने पड़ सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर लाइनअप करने पड़ सकते हैं। आपकी प्रोक्योरमेंट टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि साल में सीजनल है और 15-20 दिन का ये एक सीजन ड्यूरेशन होता है जिसमें रॉ मटेरियल आप प्रोक्योर कर पाते हैं। इसके साथ साथ जो जितने भी स्टेचुरी अप्रूवल्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया, एमएसएमई, एनओसीज, एमएसएमईज के जो लाइसेंस हैं, ये आप लेके रखें।
फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करनी है। आपको पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेशंस, यानी जो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वर्किंग कैपिटल नीड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कई बार आप थोड़े पैसे से बिजनेस में एंटर कर जाते हैं, लेकिन जब आगे वर्किंग कैपिटल नीड्स आपको पड़ती है तो आपका बिजनेस स्क्वीज हो सकता है। आप बैंक लोन और सब्सिडी की प्लानिंग्स बहुत अच्छे से करें। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में सब्सिडी लाभ है, एमएनआरआई में स्टेट स्पेसिफिक सब्सिडी लाभ भी हैं। सब्सिडी प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप केआईपी से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका राइट बिजनेस मॉडलिंग आप ऑप्ट करके मैक्सिमम सब्सिडी लाभ आप ले पाए। कंसोर्टियम या ज्वाइंट वेंचर अगर आपको बनाना पड़े तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार अगर आप किसी के साथ मिलके बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि कई टेंडर्स में जैसे मैंने बताया कि कंसोर्टियम के ऑप्शंस भी लाइन अप है, तो आप पहले ही अपने ये माइंडसेट बना के रखें कि अगर किसी के साथ मिलके काम करना है तो आपका जो ग्रुप है वो एक्टिव रहे, ताकि आप टेंडर मिस ना करें। और आखिरी जो है नेटवर्थ मैनेजमेंट, मैंने डिटेल्स में पहले बताया है। ये सारे एस्पेक्ट्स, नेटवर्थ, बिजनेस रजिस्ट्रेशंस, लैंड नॉर्म, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स, रॉ मटेरियल की सोर्सिंग, अच्छा वेंडर्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, सब्सिडी प्लानिंग्स, ये आप अच्छे से प्लान करके इस बिजनेस में गो आउट कर सकते हैं। केआईपी आपको क्या क्या स्पोर्ट्स यहाँ दे रही है, हमने पहले भी डिटेल्स में बताया है। यदि आप बायोमास सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो केआईपी के साथ मिलके आप अपनी बिजनेस, सब्सिडीज और टेंडर अपडेट्स ले सकते हैं। हम रेगुलर ऐसे टेंडर्स वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी हम काम करते हैं, तो वेयर हाउसिंग सेक्टर के, बायोमास सेक्टर के बिजनेस, सब्सिडी और टेंडर अपडेट्स के लिए आप केआईपी की कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक आपको सब्सिडी प्लानिंग रिपोर्ट बना के देंगे, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट बना के देंगे, ताकि आपका कोई सब्सिडी लाभ मिस ना हो। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आप हमारे यहाँ से बनवा सकते हैं, जो कि आपको लोन लेने में और सब्सिडीज क्लेम करने में रिक्वायर्ड होती है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है। बैंक फाइनेंसिंग में भी हम आपको असिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से अप्रूवल, एमएनआरआई जो मिनिस्ट्री है उससे अप्रूवल, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उससे कैपिटल सब्सिडीज की अप्रूवल, इन पे भी हमारी टीम काम करती है। इसके अलावा जो स्टेट लेवल की सब्सिडी फाइलिंग्स, प्रोसेसिंग, स्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशंस, इस पे भी हम आपको पूरा असिस्ट करते हैं। टेंडर फाइलिंग में आपको पूरा गाइड करेंगे। जितने भी बायोमास के टेंडर्स आते हैं, जैम रजिस्ट्रेशन है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, टेंडर के टेक्निकल पेपर्स हैं, टेक्निकल नॉर्म्स हैं, प्राइसिंग बिड्स हैं, इन सभी पे भी, पोस्ट टेंडर ऑब्जर्वेशन पे भी हम आपको असिस्ट करते हैं। तो केआईपी एज ए होल आपको इस बिजनेस में, इसके साथ साथ बायोमास सेक्टर में जो मशीनरी सप्लायर्स हैं उनकी भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन से वेंडर से आप मशीनें लेना चाहेंगे, उनकी डिटेल्स भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल्स हैं। तो कंप्लीट वी आर ट्राइंग टू गिव यू ए टू जेड सॉल्यूशन फॉर बायोमास सेक्टर्स। केआईपी एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट 2008 से काम कर रही है, तो कंप्लीट आपको सब्सिडी अपडेट्स, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स, सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन, सब्सिडी फाइलिंग और प्रोसेसिंग आप हमारे यहाँ से लाइन अप करा सकते हैं। भारत के किसी भी स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो, सब्सिडी प्लानिंग आप केआईपी के साथ करके अपने सब्सिडी लाभ बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। होस्ट टीम आपको आफ्टर वेबिनार लिंक भी शेयर कर देंगे। बहुत अच्छी कम्युनिटीज ये हमने यहाँ फ्रेम की हुई है, आप हमारे साथ जुड़िएगा, टेंडर अपडेट्स लीजिएगा, प्रोजेक्ट डिस्कस कीजिएगा, प्रोजेक्ट के स्टेचुरी अप्रूवल्स हैं, सब्सिडी प्लानिंग्स हैं, बैंकिंग सपोर्ट्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी में जुड़ के आप ले सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी में जुड़ने से आपको जो हमारे जितने भी लाइव वेबिनार्स होते हैं उनमें 1 साल तक फ्री में पार्टिसिपेशन देते हैं। बिजनेस और सब्सिडीज और टेंडर के वीकली अपडेट्स आपको देंगे, और बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स के ऊपर भी हम आपको असिस्ट करते हैं। उसकी बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग की ई बुक्स है वो भी आपको लाइन अप होती है। और बड़ा सिंपल सा ये 1 ईयर का हमारा एक बिजनेस कम्युनिटीज का नॉमिनल सब्सक्रिप्शन फीस हम लेते हैं, 2500 रुपया फॉर 1 ईयर, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहें, और बिजनेस सब्सिडी और टेंडर अपडेट्स हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। अभी एक गुड न्यूज मैं आपको और देना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर्स हैं आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज के द्वारा सपोर्टेड
बायो एनर्जी ग्लोबल एक्सपो यशोभूमि द्वारिका दिल्ली में 29, 30 और 31 जुलाई को होने वाली है। यदि आप बायोमास सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हैं, आप टेक्निकल नो जानना चाह रहे हैं, मशीनरी सप्लायर्स या बायोमास के ट्रेडर्स उनसे मिलना चाह रहे हैं, कंसल्टेंट से मिलना चाहते हैं, इस इंडस्ट्रीज के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स प्लेयर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, उनको सुनना चाहते हैं, तो बायो एनर्जी ग्लोबल्स में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसमें आपकी एज ए विजिटर एंट्री फ्री है। तो 29, 30, 31 जुलाई को आप प्लान जरूर कीजिएगा बायो एनर्जी ग्लोबल एक्सपो। आपके लिए गुड न्यूज और ये है कि के भी अब की बार इस एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रही है। हमारा जो स्टॉल है A to A है, आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। यदि आप इस एक्सपो में आने वाले हैं और हमारे साथ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो स्टॉल नंबर A to A पे आपको के की टीम मिलेगी। आप हमारे से जरूर वहाँ मिलिएगा और बायोमास सेक्टर्स में सब्सिडी प्लानिंग जरूर कीजिएगा। अभी जितने भी बायोमास सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हैं, आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज है कि बायोमास बिजनेस स्पेसिफिक्स जो ई बुक्स हमने लॉन्च की हुई है, जिसको पूरे भारत में लाइक किया जा रहा है, 2000 प्लस से ज़्यादा लोगों इस डाउनलोड कर चुके हैं। अभी आप सबको फैसिलिटेट करने के लिए के ने इसका हार्ड कॉपी प्रिंट वर्जन्स भी अवेलेबल करा दिया है। यदि आप इस पूरी ई बुक को स्टडी करना चाहते हैं, सब्सिडीज के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है सबको स्टडी करना चाहते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग देखना चाहते हैं, आप एज ए फ्रेशर इस बिजनेस के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो ये ई बुक आपके लिए एक पूरा रिसर्च वर्कआउट है। अब इसकी हार्ड कॉपी भी हमारे पास अवेलेबल्स हैं। आप ऑन ऑर्डर करके इसकी हार्ड कॉपी का ऑर्डर कर सकते हैं। होस्ट टीम आपको इसका लिंक शेयर कर देंगे, या आप हमारे सेल्स टीम से कनेक्ट करके इसकी कॉपी का ऑर्डर बुक करा सकते हैं। ये डिटेल ओरिएंटेड ई बुक्स हैं। आपको कंप्लीट बायोमास बिजनेस के बारे में, डिमांड प्रोस्पेक्टिव के बारे में, ब्रिकेट्स और पैलेट्स के बारे में, टोरिफाइड नॉन टोरिफाइड के बारे में, सब्सिडी बेनिफिट के बारे में, फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज, क्या प्रोजेक्ट का कैश फ्लो, IRR, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्वांटम ऑफ सब्सिडी आपको मिलेगी, बायोमास से रिलेटेड वीडियोस हैं, बायोमास टेंडर से रिलेटेड वीडियोस हैं, अपडेट्स हैं, बायोमास वेंडर की लिस्ट है, और पावर प्लांट की भी लिस्ट हमने इसमें ऐड ऑन की हुई है। तो बहुत अच्छा कंटेंट इसी बुक में, आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल्स हैं और हार्ड कॉपी में भी ये अवेलेबल्स हैं। अभी जितने भी व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, मैं आपको कुछ टेंडर अपडेट्स भी देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बायोमास में बहुत ज़्यादा टेंडर्स अवेलेबल्स हैं, या बायोमास के अलावा भी एक दो टेंडर्स और हैं। तो ये टेंडर अपडेट्स हैं, ये नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, ये आप ग्रैब कर सकते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने कोल्ड चैन प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किए हुए हैं, यदि आप कोल्ड स्टोरेज की लाइन में हैं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने टेंडर इनवाइट किया हुआ है बायोमास पैलेट के लिए, उनके 4 पावर प्लांट्स हैं उनके लिए। हरियाणा में HPGCL ने टेंडर इनवाइट किया हुआ है। इसके साथ साथ पंजाब स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने वेयर हाउसिंग के टेंडर के लिए, जो नए गोडाउंस बनने के लिए जो 10 ईयर गारंटेड स्कीमें बनते हैं, उनके टेंडर इनवाइट किए हुए हैं। हैफेड ने हरियाणा में टेंडर इनवाइट किए हुए हैं गोडाउंस कंस्ट्रक्शंस के लिए 10 ईयर गारंटेड स्कीम में। नाभा पावर प्लांट ने भी पंजाब में बायोमास पैलेट की प्रोक्योरमेंट के लिए टेंडर इनवाइटेड किए हुए हैं। डेट्स भी आपको दिख रही होंगी इस पे स्क्रीन पे। तो ऐसे और भी बहुत सारे टेंडर अपडेट्स यदि आप लेना चाहते हैं, तो के से जरूर जुड़े रहिएगा, ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स हम आपको दे पाए। सब्सिडी प्लानिंग आप के साथ मिलकर कर सकते हैं। 1-to-1 डिस्कशन आप अपना बुक कर सकते हैं, जिसमें हम डिटेल्स में हम आपके साथ 1-to-1 कस्टमाइज डिस्कशन आपके साथ करते हैं। सब्सिडी प्लानिंग के लिए भी आप हमारी टीम से मिलकर अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। इसके अलावा आप दिए गए नंबर 8683898080 पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप sales@kipfinancial.com पे अपना ईमेल शेयर कर सकते हैं। kipfinancial.com की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप हमारे हिसार हरियाणा बेस्ड जो ऑफिस प्रेमिसेस हैं, उसमें भी आप विजिट कर सकते हैं। KIP योर फाइनेंशियल डॉक्टर्स, आपके बिजनेस कंसल्टेंट के नाते KIPs अपनी सेवाएं दे रही हैं।
तो जितने भी व्यूअर्स या लिसनर हैं, इफ यू वांट टू विजिट आवर ऑफिस देन यू कैन शेड्यूल योर प्लान अकॉर्डिंगली। तो ग्रेट थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस वेबिनार्स, बड़ा पेशेंसली आपने सुना, एंड वी आर ट्राइंग टू शेयर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक टेंडर्स। ग्रेट थैंक्स, बहुत अच्छा लगा आज का वेबिनार। Due to जी some सर। time shortage, we are now going to ending this session. Great thanks. Namaskar.